यह वीडियो वर्तमान में चल रही परीक्षाओं को ध्यान में रख कर के ही बनाया गया है। यह वीडियो डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के लिए है। इसमें जो है पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुछ व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के यह बनाया गया है इसमें। तो इसमें जैसे आपका जो ये पाठ्यक्रम है, इसमें है कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना व याद करना, परिवेशी विषयों, सामाजिक घटनाओं, स्व अनुभवों पर चर्चा, गद्य और पद्य के अंशों को शुद्ध उच्चारण एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना बोलना, स्वतंत्र मौखिक लिखित अभिव्यक्ति और है स्त्रानुसार गद्य पद्य में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों को समझना, उपसर्ग, प्रत्यय, सामासिक पदों की रचना व प्रयोग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग तथा काल को पहचानना, पाठ वस्तु का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भावों एवं तथ्यों को समझना, शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना, औपचारिक अनौपचारिक पत्र लिखना, परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखना। इतने टॉपिक आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में हैं। तो आपका पेपर हो रहा है, तो इसमें से कुछ टॉपिक को जैसे पेपर में कम ही पूछे जाते हैं, उन्हें आप ऐसे ही पढ़ लेना। इसमें मैं मुख्य रूप से इसमें जैसे कि विराम चिन्ह के विषय में मैं पढ़ा चुका हूँ और वाक्य भी मैं बता चुका हूँ। इसमें मैं केवल समान ध्वनियों, उपसर्ग, प्रत्यय, सामासिक पद, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग, काल और औपचारिक अनौपचारिक पत्र, इतने इतने टॉपिक पर मैंने चर्चा किया हुआ है इसमें। आगे देखते हैं इसमें। अब जैसे ये है, इनसे कम आता है, कभी कभी लिखने के लिए जैसे आता है। एक मिनट। जैसे ये टॉपिक था अभी, ये स्लाइड जो है, कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना याद करना है, परिवेशी विषयों, सामाजिक घटनाओं, स्व अनुभवों पर चर्चा है, गद्य पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना बोलना है, स्वतंत्र मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति है। तो इसमें से हो सकता है कोई एक टॉपिक पे कुछ आ जाए, जैसे आ जाए डाइट के विषय में लिखने के लिए, या आप अध्यापक होते तो आप क्या क्या करेंगे अपने अध्यापन में, इस विषय पे भी आ सकता है, या किसी सामाजिक घटना पर या किसी परिवेशी विषय पर स्वतंत्र रूप से 10 या 15 वाक्य लिखने के लिए आ सकता है। तो आप इतना अपने ज़हन में रखेंगे कि कोई अगर टॉपिक आता है तो उसके मुख्य पॉइंट क्या होते हैं, उसका केंद्रीय विषय क्या होता है, उसमें क्या सावधानियां होती है, इन सब पक्षों का आप उल्लेख करते हुए उसे लिखेंगे। अब आते हैं हम जो मेन टॉपिक है उस पे हम। अब इसमें जैसे मैंने ये है गद्य पद्य में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया है और वाक्य भी मैंने पढ़ाया है। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इसका आप अध्ययन कर लेंगे और उसके साथ साथ इसमें विराम चिन्ह को भी समझे रहेंगे, क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ नहीं है। तो इसलिए सर्वप्रथम आप वर्णमाला को अच्छी तरह से तैयार रखेंगे। वर्णमाला में अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष और सभी वर्णों का उच्चारण स्थान, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ऐसा नहीं है केवल सेकंड सेमेस्टर से आएगा। तो फर्स्ट से भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, वो आ सकती हैं। तो ये सब चीज़ें आप तैयार रखेंगे तो सही रहेगा। अब इसमें जो है समान ध्वनियों को समझना, तो कुछ समान ध्वनियों को लेकर मैंने इसमें चर्चा किया हुआ है कि जैसे है अजीर माने होता है आगन, अचिर माने होता है कुछ ही पहले का, कुछ समय पहले का, अंश जिसमें तालव्य स होता है उसका मतलब भाग होता है, अंश जो दंत स होता है उसका मतलब कंधा होता है। ये अक्सर पूछा गया है। अस्त्र और शस्त्र, दो चीज़ों की चर्चा होती है। अस्त्र उसे कहा जाता है जिसे फेंक कर शत्रुओं पर प्रहार किया जाता है। शस्त्र उसे कहा जाता है जिसे हाथ में लेकर प्रयोग किया जाता है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं, इनकी भी आप समझ रखेंगे।
आगे इसमें देखते हैं अयस, जिसमें तालव्य स रहता है। अयस का मतलब अपयस या बदनामी होता है। एक दंत स वाले का मतलब होता है लोहा या फौलाद होता है। दो प्रकार की पीड़ा होती है, आदि और व्याधि। आदि मानसिक पीड़ा को कहते हैं, व्याध शारीरिक पीड़ा को कहते हैं। अम्बुज, अम्बुज अम्बुज होता है कमल, और जहाँ पे द होता है उसका मतलब पानी देने वाला, यानी बादल। अम्बुद माने बादल होता है। आग्रह मतलब होता है वह याचना जो अधिकार की भावना से युक्त हो। अनुरोध क्या होता है? नम्रता पूर्वक पूर्ण जो याचना की जाती है। अनल माने आग होता है, अनिल माने हवा होता है। ये प्रश्न ऐसे, ये शब्द ऐसे हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इन्हें भी आप अपने जहन में रखेंगे। अब है एक, ये अक्सर पूछा जाता है उपसर्ग से। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग उस शब्द या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द अथवा अव्यय आदि में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। जैसे कर्म के पहले सु उपसर्ग लगने से सुकर्म शब्द बन गया और इससे कर्म की विशेषता प्रकट हो गई। यही दूसरी लाइन भी उपसर्ग की परिभाषा को ही द्योतित करती है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसमें उसमें जो है विशिष्ट, उसमें होना चाहिए विशिष्ट अर्थ जो है भर देता है। और तीसरी लाइन भी यही परिभाषा ही है। शब्द के पूर्व में जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो कभी कभी उपसर्ग की परिभाषा आती है, या कोई दो उपसर्ग दे देगा या तीन उपसर्ग देगा, उस पर चार चार शब्द बनाने होते हैं। तो इसमें जैसे कुछ हिंदी के उपसर्ग दिए हुए हैं, आप इसमें देखेंगे। जैसे अ उपसर्ग है, अ से क्या बना? अचेत है, अनजान है, अथाह है, अबेर है। इसी तरह अध उपसर्ग है, आप देखोगे अध है। अध जो है इसमें जैसे है अध, अध कच्चा बना, अध पका बना। अन है, अन उपसर्ग से अनहित है, अनिच्छा है, अनसुनी है। उ है, उचक्का है, उजड्ड है। उन है, उनका मतलब एक कम होता है, जैसे 19 है, 29 है, 49 है। अव है, अवगुण है, अवगुण है, अवघड़ है। तो ऐसे शब्द बनते हैं। हो सकता है कोई दो उपसर्ग दे दे, उससे आपको शब्द बनाने के लिए कह दिया जाए। कुछ संस्कृत के भी उपसर्ग होते हैं जो हिंदी में बहुत प्रचलित हैं। जैसे आप देखेंगे प्रति है, आधि है, अभि है, अप है, सम है, अति है, परि है, उप है। तो इनसे देखिए अध से अधिकरण है, अधिकार है, अध्यात्म है, अधिभार है, अभिसार है, अभ्यास है, अभ्युदय है, अभियान है। तो ऐसे शब्द भी बनते हैं। तो इन्हें आप अपने जहन में रखेंगे। अगर कोई उपसर्ग दो आता है, तीन आता है, तो उनसे आप शब्द का निर्माण आसानी से कर लेंगे। एक या दो नंबर में ये अक्सर आता है। अब प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय क्या है? प्रत्यय क्या है? उपसर्ग जहां शब्द के आगे लगता है वहीं प्रत्यय क्या होता है? शब्द के पीछे लगता है। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द या धातु के पीछे लगकर कोई नया शब्द बनाते हैं। देखो इसमें दिया है कोई नया शब्द बनाते हैं। जैसे मूर्ख में ता प्रत्यय जोड़कर क्या शब्द बना? मूर्खता शब्द बनता है। ठीक, तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द या धातु के पीछे लगकर कोई नया शब्द बनाते हैं। जैसे मूर्ख में ता प्रत्यय लगा तो क्या बना? मूर्खता। अब जैसे ये भी दूसरी भी परिभाषा ही है। प्रत्यय व शब्दांश है जो किसी शब्द या धातु के पश्चात जुड़कर यौगिक शब्द की रचना करता है। मुख्य रूप से प्रत्यय कितने दो प्रकार के होते हैं। एक कृदंत प्रत्यय होता है और एक तद्धित प्रत्यय होता है। अब देखिए कृदंत प्रत्यय क्या है? कृदंत प्रत्यय क्या है? कृदंत प्रत्यय जो होता है वो कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होता है और उनके योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। इन्हें धातुज नाम या क्रियान्वाचक शब्द भी कहते हैं। इनके कुछ भेद हैं। भाववाचक है कृदंत, करणवाचक कृदंत, कर्तवाचक कृदंत, कर्तवाचक कृदंती विशेषण है, कर्मवाचक कृदंत, क्रियाद्योतक कृदंती विशेषण है। अब इसमें कैसे बनते हैं उसको मैंने दिखाया है। इसमें आई से जैसे गढ़ाई है, चराई है, अक है।
जैसे कर्तवाचक कृदंत है, दूसरी लाइन आप देखेंगे इसमें ये दूसरी लाइन देखेंगे। देखिए कर्तवाचक कृदंत क्या है, अक प्रत्यय से चालक बनता है, लेखक बनता है, भिक्षुक बनता है? उसी तरह औना है, बिछौना बन रहा है, खिलौना बन रहा है, आ है, झूला, ठेला। तो जितने प्रकार के कृदंत होते हैं सारे प्रकारों का एक एक उदाहरण इसमें दिया हुआ है क्रम से। इसे भी आप देख सकते हैं, एक दो उदाहरण याद कर लीजिए और इसकी परिभाषा जरूर याद रखें, तो इससे सही रहेगा। कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं और इसके उदाहरण कितने हैं या प्रकार कितने हैं। प्रकार कम पूछता है, बस उदाहरण आप जरूर जानते रहिए। अगला है इसमें तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय क्या है, धातुओं में वो लगता था कृदंत। इसमें क्या है, धातुओं को छोड़कर शेष शब्दों के परिचय प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरणार्थ है लूटना से है, लूट से बना लूटना, समझना है, समझ से बना है, जांचना है, जांच से बना है। इसके क्या भेज, इसके भी 6 प्रकार के भेज हैं। अब इसमें देखिए आवट से अमावट बन रहा है, महावट बन रहा है, आर से सोनार लुहार बन रहा है, ईला से पथरीला खर्चीला बन रहा है, ईया प्रत्यय से खटिया पुड़िया डिबिया बन रहा है, आना से राजपूताना हिंदुआना तेलंगाना बन रहा है, आनी से सेठानी जेठानी देवरानी बन रहा है। तो सारे प्रत्ययों के प्रकार के आधार पर एक एक उदाहरण भी दिए गए हैं। इसमें केवल परिभाषा या एक दो उदाहरण आप जरूर समझे रहें। आगे है इसमें अंतर कभी कभी आता है, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जैसे सौभाग्य शब्द के अंत में वती प्रत्यय जोड़ने से क्या बनता है, सौभाग्यवती शब्द बनता है। इसके विपरीत उपसर्ग को किसी शब्द के आरंभ में जोड़ा जाता है, जैसे शासन शब्द के आरंभ में अनुपसर्ग जोड़ने से अनुशासन शब्द बनता है। तो यही मुख्य अंतर है। इसी तरह से अंतर भी आप समझते रहें। अगला जो टॉपिक है इसमें सामासिक पद। सामासिक पद क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बन जाता है तब उसे सामासिक शब्द और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। जैसे कार्य कुशल शब्द है, ठीक। अब इसमें कार्य और कुशल दो शब्द के योग से ये बना है। इसका अर्थ है कार्य में कुशल, मतलब कार्य में जो कुशल है वही कार्य कुशल कहा गया है, एक शब्द उसका है। अब इन दो शब्दों को जोड़ने वाला जो शब्द है में शब्द है, में तरह से कारक की तरह है, में शब्द है। समास होने पर उसका क्या होता है, लोप हो जाता है। शब्दों में संबंध को प्रकट करने वाले लुप्त शब्द को फिर से दिखला देने को ही विग्रह कहते हैं। जैसे है ना कि देखो यथा संभव, जितना संभव हो सके। देखिए कितना बड़ा ये वाक्य है और इसका एक शब्द बन रहा है। कमल नयन, कमल के समान है नयन जिसके। इसी तरह है अठन्नी, 8 आनों का समूह। पुस्तकालय है तो पुस्तकों के लिए आलय। तो एक वाक्य जिसे देखो पुस्तकों के लिए आलय, उसका एक शब्द बना क्या, पुस्तकालय। अब इसमें देखो संधि और समास दो चीजें होती है। संधि में क्या होता है, वर्णों का मेल होता है। समास में क्या होता है, पदों का मेल होता है। ये पहला अंतर है। इनमें क्या अंतर होता है देख लीजिए। संधि में वर्णों के मेल और विकार की संभावना रहती है, दूसरी ओर समास में पदों के प्रत्यय का लोप हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि समास में पद होते हैं, संधि में क्या होता है, वर्ण होता है। जैसे हिम धन आलय, हिमालय। हिम में क्या है, अवर्ण है, और उधर क्या है, आ है, तो दोनों मिलकर आ हो गए, हिमालय। तो इसी तरह देखिए इसमें भी है कमल नयन, कमल के समान नयन। तो ये क्या है, ये समास है। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है, किंतु समास को तोड़ना क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है। समास के 4 मुख्य भेद हैं, 15 उपभेद हैं। तो 4 जो मुख्य भेद में, पहला अव्ययी भाव, दूसरा दंत पुरुष है, तीसरा तत्पुरुष है, चौथा बहुव्रीहि है। तत्पुरुष के अंतर्गत ही 2 समास और आते हैं, कर्मधारय और दिगु।
आइए एक एक समास पे हम संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। अव्ययी भाव समास, इसमें क्या है, इसके नाम से ये क्लियर है कि इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है। इस समास में पहला पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है। पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, प्रत्येक, यथाविध, भरपेट, यथार्थ, बेकाम, उपकूल। अब प्रति है, यथा है, प्रति है, यथा है, भर है, यथा है, बे है, उपकूल, उप है। ये क्या है, अव्यय हैं। प्रतिदिन दिन दिन, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, प्रत्येक एक एक के प्रति, यथाविध विधि के अनुसार, भरपेट पेट भर, यथार्थ अर्थ के अनुसार, बेकाम बिना काम का, उपकूल कूल के निकट। ये क्या है, अव्यय भाव समास है। मतलब पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है और उसी की प्रधानता होती है, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। अगला हम देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें बाद वाले पद की प्रधानता रहती है। इसमें बाद वाले पद की प्रधानता रहती है। कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर, मतलब ये दोनों को छोड़ करके शेष सभी कारकों में विभक्ति लगाकर समास विग्रह होता है। मतलब कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष जितने कारक बच रहे हैं उन सभी में यह समास प्रयुक्त होता है। अब देखिए तत्पुरुष समास में जो है, पहला है द्वितीय तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। उसके बाद है चतुर्थी तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष करण तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष है, पंचमी तत्पुरुष अपादान तत्पुरुष है, षष्ठी है संबंध तत्पुरुष, सप्तमी है अधिकरण, जो अन्य है उसके एक कर्मधारय है, दूसरा दिगु है। तो आइए एक एक उदाहरण मैंने दिया हुआ है, एक एक उदाहरण के हिसाब से हम समझते हैं। अब देखो पहला है कर्म तत्पुरुष, कर्म का चिन्ह को है। इसका देखिए सुख को प्राप्त, सुख प्राप्त एक शब्द है और यहाँ पे इसका विग्रह क्या हुआ, सुख को प्राप्त करने वाला। नेत्र से हीन, देखो उसके बाद देश के लिए भक्ति संप्रदान वाला, धन से हीन अपादान है, गंगा का जल, ठीक संबंध। देखिए कवियों में श्रेष्ठ अधिकरण में पै पर, कवियों में श्रेष्ठ, तो सारा चिन्ह लगा हुआ है, तो इसी का प्रयोग हुआ है। इसी में जैसे जो ही कोई भी समास है, जैसे जब आप उसका विग्रह करोगे तो क्लियर हो जाता है। पहले में अव्ययी में क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है, इसमें क्या होता है, अंतिम पद की प्रधानता होती है। ये कर्म कारक से लेकर अधिकरण तक रहता है, इसमें संबोधन नहीं है। आगे देखते हैं इसमें कर्मधारय। कर्मधारय समास की विशेषता क्या है कि इसमें प्रथम पद विशेषण, दूसरा विशेष्य होता है अथवा संज्ञा होता है, अर्थात विशेषण प्लस विशेष बराबर कर्मधारय होता है। जैसे महाकवि, ठीक, महान है जो कवि, कवि की विशेषता कौन बता रहा है, उसकी महानता। तो महान जो है विशेषण है, कवि विशेष्य है। अब देखो अधम, अधम क्या है, नर की विशेषता बता रहा है, अधम विशेषण है, नर क्या है, विशेष्य है। पीत क्या है, पीला है अंबर, ठीक, पीतांबर, महान है जो वीर, महावीर। अब देखो ये पीतांबर बहुव्रीहि भी होता है। विकल्प में जब कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों रहते हैं तो दोनों सही माने जाएंगे। वैसे जो है एक ही रहता है, पीला वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण को माना जाता है। अगर बहुव्रीहि नहीं है तो वो कर्मधारय समास ही होगा। जब इसमें और एक चीज दिया है कि जब भी समास, यहाँ पे टाइपिंग गलत थोड़ा हो गई है, समाज है जबकि ये समास होना चाहिए। जब भी समास में एक शब्द उपमान, दूसरा उपमेय, दूसरा क्या होगा, यहाँ पे उपमेय होगा, उप ही है, उपमेय होता है, तब भी कर्मधारय समास होता है। इसके विग्रह में सदृश्य शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। अब उपमान क्या होता है, जैसे उपमान जिससे उपमा दी जाए, और उपमेय होता है जिसकी उपमा दी जाए।
समझ में आया। उपमेय जो होता है, उपमेय उपमेय ये होता है। ये क्या होता है, जैसे कि अब जैसे किसी का जैसे पीपर पात सरस मंडोला, पीपल के पत्ते के समान मंडोला, तो मन क्या है, मन उपमेय है। ठीक, मन जो है उपमेय है, पीपल के पत्ते के जो है उपमान है, उसके समान मन डोलता है या चलता है। ठीक, तो देखो चरण और कमल दो चीजें दिया हुआ है। चरण क्या है, उपमेय है, चरण जो है उपमेय है, और कमल क्या है, उपमान है, कमल उपमान है। तो वही यहाँ दिया हुआ है, चरण कमल, कमल के सदृश चरण, मृग लोचन, मृग सदृश लोचन, नेत्र की उपमा मृग से दी गई है, मृग। ठीक, मृग के सदृश लोचन, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। अब मुख क्या है, उपमेय है, और चंद्र क्या है, चंद्रमा क्या है, उपमान है। तो मतलब मुख, मुख की उपमा चंद्रमा से दी गई है। तो मुख क्या है, उपमेय है, और चंद्रमा क्या है, उपमान है। तो उपमेय उपमान आप जानते रहिए। वही कह रहा है, जब भी समास में एक शब्द उपमान दूसरा उपमेय होता है तब भी कर्मधारय समास होता है। इसके विग्रह में सदृश का प्रयोग करना पड़ता है। चरण कमल मृगलोचन चंद्रमुख, मुखी या चंद्रमुख। ठीक, ये होता है। तो कर्मधारय आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं इसमें द्विगु समास। द्विगु समास सबसे सरल है। इसमें क्या है कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो, अंतिम पद संज्ञा, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज, नवग्रह, दोपहर, अठन्नी, चतुर्वेद। तो जिनमें संख्या वाला होगा पहला पद, वो क्या होगा, वो द्विगु समास होगा। ठीक, ये तो सरल है। द्विगु समास में की मुख्य पहचान है, इसमें संख्या होती है और अंतिम पद में संज्ञा होता है। तो जिसमें संख्यावाचक सूचक शब्द हो वो द्विगु समास होगा। आगे है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है कि जिसके दोनों पद प्रधान हो, दोनों संज्ञा अथवा विशेषण हो, वह द्वंद्व समास ठीक कहलाएगा। इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच में और अथवा या योजक अव्यय लिखा जाता है। कहने का मतलब है, इसमें दोनों पद संज्ञा या दोनों विशेषण होते हैं, और दोनों का जब विग्रह होगा तो और लगता है। जैसे दिन रात है या रात दिन है तो रात और दिन, सीताराम, सीता और राम। द्वंद्व समास के कुछ भेद हैं, जैसे इतरेत्तर द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व है, वैकल्पिक द्वंद्व है। आइए एक एक भेद पे नजर डालते हैं। इतरेत्तर द्वंद्व। अब इतरेत्तर द्वंद्व में क्या है कि जैसे इसमें या लगता है ना, भला बुरा में क्या होगा, भला या बुरा। ठीक, राम और लक्ष्मण, जैसे राम लक्ष्मण है तो राम और लक्ष्मण। माता पिता, माता और पिता। भाई बहन, भाई और बहन। मतलब दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। इतरेत्तर द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद ही प्रधान होते हैं, दो मतलब दो शब्द होते हैं, उसमें और लगता है, और ये दोनों प्रधान होते हैं। जैसे भाई बहन है, भाई और बहन। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। राम सीता, राम और सीता। भला या बुरा, भला ये है। जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। समाहार में क्या होता है कि कई चीज़ों का समाहार होता है, ठीक, समावेशित करते हुए होता है। जैसे रोटी दाल, कहते नहीं रोटी दाल कुछ है, मतलब भोजन के सभी प्रमुख पदार्थ के अर्थ में यहाँ प्रयोग। तो यहाँ पे समाहार द्वंद्व होगा। अन्न जल उठ गया, अन्न जल का मतलब है संपूर्ण भोजन के अर्थ में है, तो यहाँ पे क्या होगा, समाहार द्वंद्व होता है। घर द्वार, घर द्वार वगैरह मतलब परिवार कर, मतलब कहते नहीं कि घर द्वार छोड़ दिए सब, मतलब पूरा परिवार छोड़ दिए हैं। नाक कान, नाक कान का मतलब शरीर के अंगों के, अंग के सारे अंगों के विषय में बात की जा रही। वैकल्पिक में क्या होता है, या लगता है। तो छोटा बड़ा में कौन सा समास होगा, छोटा या बड़ा, वैकल्पिक द्वंद्व। भूखा या प्यासा, ऊंचा या नीचा। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक, समाहार में सबको समावेशित करते हुए बात की जाती है, वैकल्पिक में या लगता है, इतरेत्तर में और लगता है। आगे इसमें देखते हैं। आगे है बहुव्रीहि समास।
इस समास का कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है, इसमें कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, दोनों मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे पीतांबर, इसके दो पद हैं, पीत अंबर, पहला विशेषण, दूसरा संज्ञा, अतः इसे कर्मधारय समास होना चाहिए था, परंतु बहुव्रीहि में पीतांबर का विशेष अर्थ पीत वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण से लिया जाएगा। जैसे देखिए, बहुव्रीहि समास में किसी भी शब्द, कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, अन्य अर्थ की प्रधानता होती। जैसे दशानन, दस हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो अर्थात विष्णु, जलज, जल में उत्पन्न होता है जो अर्थात कमल, जल में बहुत सी चीजें उत्पन्न होती है, कीड़े उत्पन्न होते हैं, विविध प्रकार की वनस्पतियां उत्पन्न होती है, लेकिन जलज जो है वो कमल के लिए रूढ़ हो गया है, हमेशा से वो प्रचलित हो गया है। जब भी जलज की बात की जाएगी तो कमल से ही उसका आशय लिया जाएगा। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर यानी मस्तक पर जिसके, अर्थात शंकर जी। वीणा पाणी, वीणा है पाड़ में जिसके, अर्थात सरस्वती। शूल पाण, शूल है पाड़ में जिसके, अर्थात शंकर। ये अक्सर पूछे भी जाते हैं, इन्हें आप जरूर अपने जहन में रखें, पढ़ करके इसे समझ लीजिए। हो सकता है समाज से भी कोई बहुविकल्पी में या एक नंबर के अतिलघुत्तरी में या 2 नंबर में समास का भी प्रश्न आ सकता है, किसी समास की परिभाषा पूछी जा सकती है, तो आप इसे भी अपने जहन में रखेंगे। समास के बाद समास के बाद हाँ, समास के बाद जो है संज्ञा है। संज्ञा बहुत ही सरल है, आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। हो सकता है इससे भी प्रश्न आए, वह सब जिससे किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव का नाम ज्ञात हो संज्ञा कहलाता है। मतलब संसार में जो भी नाम रखे गए हैं उसी को संज्ञा कहा जाता है। वह शब्द जिसके किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव का नाम ज्ञात हो जिससे, वो संज्ञा कहलाता है। जैसे गुलाब, बचपन, उषा, अनुराग आदि, ये विविध नाम हैं। हिंदी में संज्ञा के केवल और केवल 3 भेद होते हैं, ये हमेशा आप क्लियर रखें। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब आइए एक एक संज्ञा पर हम विचार करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रयाग, संध्या, अंकित, काशी, द्वारका, हिमालय, गंगा आरती आदि। ठीक, जिससे किसी एक व्यक्ति का बोध होता है। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य में सभी आ जाते हैं। पर्वत, पर्वत में सभी आ जाते हैं। मानव को भी कह सकते हो, नदी को भी कह सकते हो। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। अब इसमें देखो अंतर क्या है। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में प्रधान अंतर यह है कि व्यक्तिवाचक में किसी एक वर्ग के एक का ही बोध होता है और जातिवाचक में समस्त का बोध होता है। 2 संज्ञाओं की और बात की जाती, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। उन दोनों का जो समावेश अधिकांश व्याकरण जो है जातिवाचक संज्ञा में ही समावेशित करते हैं। ये ऐसा मतलब मुख्य जो भेद होते हैं वो 3 ही माने जाते हैं। अधिकांश जो है जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा की परिभाषा पूछ लेता है उदाहरण सहित, इसे आप याद रखेंगे। अगली संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, सच्चाई, क्रोध, दरिद्रता, चढ़ाई आदि। ये कभी कभी जातिवाचक संज्ञा से या व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा भी बनाने को आता है। तो भाववाचक संज्ञा क्या है कि गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया है, सच्चाई है, क्रोध है, दरिद्रता है, चढ़ाई है आदि। जैसे गांधी एक व्यक्ति संज्ञा है। ठीक, गांधीवाद क्या होगा? ये भाववाचक है। हिटलर या हिटलर शाही, ये क्या होगा? भाववाचक है। इसी तरह व्यक्तिवाचक या जातिवाचक से आप भाववाचक बनाना देख लेंगे।
कभी कभी शब्दों को दे देता है, शब्द के माध्यम से बनाना होता है। अब है अगला सर्वनाम। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, यह, वह आदि। तो सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा शब्द के बदले प्रयोग किया जाता है। तो आप सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक क्या है, निश्चयवाचक क्या है, अनिश्चयवाचक, ये सब आप पढ़ लेंगे अच्छी तरह से। ये कभी कभी पुरुषवाचक सर्वनाम पूछा जाता है या प्रश्नवाचक सर्वनाम भी पूछा जा सकता है। नाम से ही क्लियर है, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं: मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। कौन मध्यम पुरुष है, कौन उत्तम पुरुष है, कौन अधम पुरुष, ये सब चीज़ें आप समझे रखना, ये इससे प्रश्न भी बनते हैं। अब आगे इसमें है सर्वनाम के बाद विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक, मतलब संज्ञा की या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं, जैसे गुणवाचक है लंबा, मोटा, मराठी, पापी, पतला, मोटा, चौड़ा, दाएं, बाएं, ये सब क्या होता है? गुणवाचक में आता है। संख्यावाचक में 2, चौथा, तीनों, ये सब आते हैं संख्यावाचक में। इनके भी कई भेद उपभेद होते हैं। परिमाणवाचक में जैसे मात्रा का आता है, 5 लीटर, 2 किलो, 10 सेर, ये सब आता है। संकेतवाचक में क्या होता है कि ऐसे शब्द होते हैं जो संकेत देते हैं, जैसे ये, वे, वह, यह, ये क्या होता है? संकेतवाचक विशेषण होता है। एक विशेष विशेषण भी होता है, एक विधेय विशेषण भी होता है, जो जैसे क्रिया से पहले होता है विशेष विशेषण होता है जिसमें, और जैसे क्रिया के बाद होता है तो क्या होता है? अगर विशेषण लगता है तो वो विधेय विशेषण होता है। तो ये भी कभी ये पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन विशेषण की परिभाषा इसके प्रकार आप समझे रखें, ये भी आ सकते हैं। उसके बाद है क्रिया। जिस शब्द से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे रश्मि को दौड़ना पसंद है, तनु का भोपाल जाना तय है। यहाँ दौड़ना जाना से किसी काम का होना अथवा करना पाया जाता है, अतः यह शब्द क्या है? क्रिया है। क्रिया का मतलब है जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। दौड़ना पसंद है, उनका भोपाल जाना तनु का तय है। यहाँ दौड़ना और जाना क्या है? क्रिया है। क्रिया बनती कैसे है? जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। उपर्युक्त क्रिया में क्रमशः दौड़ जा धातु है। मतलब धातु जैसे किसी प्रकार विभिन्न प्रकार की धातुओं से विविध प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, उसी तरह शब्द भी धातुओं से बनते हैं। जैसे दौड़ से बना दौड़ना, जा से बना जाना, पढ़ से बना पढ़ना, ये सब क्या हुआ? पढ़ना शब्द है, पढ़ क्या है? धातु है। ठीक। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अनुराज आम खा रहा है, यहाँ अनुराज करता है, खाना क्रिया है, आम क्या है? कर्म है। ठीक। अगर केवल होता अनुराज खा रहा है तो यहाँ पे खाने का काम जो है अनुराज कर रहा है। अब यहाँ अनुराज खाने का काम क्या किससे कर रहा है? आम को। तो यहाँ आम क्या है? कर्म है। ठीक है। अब जो है आगे इसमें बढ़ते हैं कि सकर्मक क्रिया हो गया। अब इसमें देखते हैं अकर्मक क्रिया क्या है। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर, यहाँ कर्ता लिखा गया है, कर्ता है पर पड़ता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सौरभ गया, यहाँ सौरभ जा रहा है, तो यहाँ पे जो जाने का काम सौरभ कर रहा है यानी कर्ता पे पड़ रहा है, यहाँ कोई कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद। सामान्य क्रिया, एक तो पहली क्रिया प्रयोग की दृष्टि से आप देखोगे तो इतने प्रकार की 1 2 3 4 प्रकार की क्रियाएं हैं। जैसे सामान्य क्रिया, यह क्रिया का साधारण प्रयोग होता है। जैसे मैं आया वह गया, मैं आया वह गया, ये सामान्य क्रिया है। एक संयुक्त क्रिया होती है।
संयुक्त क्रिया वह है जो दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है। इसकी यह विशेषता है कि उसकी पहली क्रिया प्रमुख होती है और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे राम विद्यालय पहुंच गया। ठीक, अब इसमें संयुक्त क्रिया की बात हो रही है। ये कह रहे हैं पहली क्रिया प्रमुख होती है और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। तो राम विद्यालय पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया संयुक्त क्रिया है। अब ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, नाम धातु क्रिया, ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया। इस प्रकार की क्रिया में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पद क्रिया से बने होते हैं। जैसे हाथ शब्द क्या है? संज्ञा है, इससे नामधातु क्रिया बनेगी हथियाना। बात शब्द संज्ञा है, बात से बना बतियाना। गरम क्या है? विशेषण, इससे बना क्रिया नामधातु क्रिया बनेगी गरमाना। पागल क्या है? विशेषण, पगलाना। ये क्या हुआ? नामधातु क्रिया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नामधातु क्रिया वह क्रिया है जिसमें जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पद से क्रिया बनती है। ठीक, एक होती है प्रेरणार्थक क्रिया, ये भी बहुत पूछा गया है। प्रेरणार्थक क्रिया इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता अपना कार्य स्वयं न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता। जैसे सीता रसोइये से खाना बनवाती है, ठेकेदार मजदूरों से कार्य करवाता है। यहाँ बनवाती है, करवाता है, क्या है? ये प्रेरणार्थक क्रिया है। ये हुआ क्रिया। आगे इसमें देखते हैं, क्रिया विशेषण एक होता है। क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। नाम से ही क्लियर है। तो जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। जैसे शीला दिन भर खेलती है, खेल तो रही है, क्रिया है, लेकिन कब तक खेल रही है? दिन भर खेल रही। अब रोहन रात भर, पढ़ना क्रिया है, रोहन करता है। रोहन क्या कर रहा है? रात भर क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो रात भर क्या है? वो क्रिया विशेषण है। तुम सीता से तेज दौड़ी, तेज क्या है? वो विशेषता बता रहा है। हमारे पास बहुत धन है, क्या है? बहुत विशेषता बता रहा है। क्रिया विशेषण के भी चार भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण होता है जो समय का बोध कराता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण स्थान का, परिमाण का वाला परिमाण का कराता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कुल मिला के चार प्रकार के भेद हैं। अब इसमें आगे है लिंग। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति पुरुष है अथवा स्त्री का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग जो है दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग होता है। ये आप हमेशा याद रखें कि हिंदी में दो ही प्रकार का लिंग होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग इसमें नहीं होता है। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या नर का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, घोड़ा दौड़ता है। और संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की स्त्री, यहाँ थोड़ा गलत है, स्त्री या मादा जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे श्यामा गाती है, पुस्तक लुभावनी है। पुस्तक क्या है? लुभावनी है। कभी किसी शब्द का लिंग पूछे तो उस शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। अगर क्रिया जो है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो रही है तो वो शब्द स्त्रीलिंग में होगा, अगर क्रिया पुल्लिंग में प्रयुक्त हो रही है तो क्रिया वो शब्द पुल्लिंग होगा। आगे है वचन। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से ज्ञात हो कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा एक से अधिक के लिए, उसे वचन कहते हैं। वचन का अर्थ है बोली, कथन, लेकिन व्याकरण में इसे संख्या के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। वचन का क्या अर्थ है? बोली या कथन, लेकिन व्याकरण में इसे संख्या के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य है शब्दों का संख्या बोधक विकारी रूप ही वचन है। वचन हिंदी में केवल और केवल दो प्रकार का होता है, तीन प्रकार का नहीं होता है। इसमें द्विवचन नहीं होता है। वचन हिंदी में दो प्रकार का होता है, एक वचन, बहुवचन। जिन शब्दों से संज्ञा या व सर्वनाम के केवल एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का खेलता है, पुस्तक अच्छी है।
और जिन शब्दों से बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के खेलते हैं, पुस्तकें अच्छी हैं, कई व्यक्ति जा रहे हैं। तो ठीक है, इसमें जैसे एक वचन में है तो क्रिया एक वचन में होगी, लड़का खेलता है, आप देख रहे हैं। और यहाँ लड़के खेलते हैं, क्रिया भी बदल गई। पुस्तक अच्छी है, पुस्तकें अच्छी हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे क्या होता है, पुस्तक अच्छी है, ठीक, यहाँ है हो गया तो बहुवचन में प्रयोग किया गया। तो वचन हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। वचन किसे कहते हैं उसकी ये परिभाषा है, तो इसे आप समझ लेंगे। काल, काल भी पूछा जाता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य लेने का समय ज्ञात हो वह काल कहलाता है। कार्य के समय के आधार पर क्रिया के काल की तीन अवस्थाएं मानी गई हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अब भूतकाल क्या है, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो वह भूतकाल कहलाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, भूतकाल के कितने कुछ भेद हैं, जैसे सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या है, जिसमें बीते हुए समय में होने वाली क्रिया समान रूप से घटित हुई है, वह समान भूतकाल कहलाता है। जैसे आप देखेंगे इसमें, एक मिनट, समान भूतकाल कहलाता है। जैसे उसने फुटबॉल खेला, राम स्कूल से आया, ये बीता हुआ है, ठीक। अब इसमें जो है ये सामान्य भूतकाल है। क्या है ये, जिसमें बीते हुए समय में होने वाली क्रिया समान रूप से घटित हुई है, वह समान भूतकाल कहलाता है, सामान्य भूतकाल कहलाता है। दूसरा है आसन्न भूतकाल, जिसमें यह जाना जाता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई है, यह अवस्था आसन्न भूतकाल कहलाती है। जैसे राम ने पत्र लिखा है, राधा बाजार गई है। आसन्न का अर्थ ही है निकट, तो समझ में आया। सामान्य में जो है सामान्य रूप से घटित होती है, आसन्न में क्या होता है, ऐसा लगता है कि अभी अभी घटित हुई है। जैसे राम ने पत्र लिखा है, राधा बाजार गई है, यानी ये काम हो चुका है, अभी शीघ्र ही हुआ है। आगे इसमें है अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में हो रहा था, किंतु यह पता न चले कि कार्य समाप्त हुआ है या नहीं, वह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। मतलब पता ही न चले कि वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे मोहन निबंध लिख रहा था, सोहन कविता पढ़ता था। इसमें क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है पूर्ण हुआ कि नहीं पूर्ण हुआ। अब एक है पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में ही पूरा हो चुका था, वहाँ पूर्ण भूतकाल होता है, नाम से ही क्लियर है। रवि कांत ने कविता पढ़ ली थी, बस आ चुकी थी, यहाँ पे पूर्ण हो गया। संदिग्ध में क्या होता है, बीते हुए समय में जिस कार्य के होने के बारे में संदेह पाया जाए, बीते हुए समय में जिस कार्य के होने के बारे में संदेह पाया जाए, वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे राम आया होगा, राधा ने प्रतीक्षा की होगी। हेतुमत भूतकाल में क्या होता है, इसमें शर्त वाले भूतकाल के वाक्य आते हैं। ऐसे वाक्यों में भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है। ऐसे वाक्य हेतुमत, मद है, मत नहीं है, ये टाइपिंग गलत है, भूतकाल के कहलाते हैं। जैसे रीता न आती तो सीता भी न चलती, यदि रेल जाती तो मैं उस पर सवार होता। कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो शर्त वाले अगर वाक्य आते हैं कि अगर ये न होता, अगर ये चीज़ न होता तो ये चीज़ न होती, तो जहाँ शर्त वाले आते हैं वहाँ पे हेतुमत भूतकाल होता है, यानी जो शर्त भूतकाल में घटित हो रही हो। संदिग्ध वाले में क्या होता है कि उसमें कुछ पता नहीं चलता, बीते हुए कार्य के विषय में संदेह पाया जाता है। आगे इसमें देखते हैं वर्तमान काल, इससे आप क्लियर है, क्रिया के जिस रूप से
कार्य के वर्तमान समय होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं जो इस प्रकार है: सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। मतलब सामान्य वर्तमान काल में सामान्य क्रिया होगी, पूर्ण वर्तमान काल में काम हो चुका, मतलब काम हुआ होगा वर्तमान में। संदिग्ध में मतलब काम हुआ है लेकिन संदिग्ध रहेगा। जैसे देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में समान रूप से होने का पता चले उस काल को सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम दूध पीता है, राधा चित्र बनाती है। अपूर्ण में क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कार्य अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोहन किताबें पढ़ रहा है, सुधीर कार चला रहा है। ये अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। संदिग्ध में क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने का संदेह हो, क्रिया के होने का संदेह उस क्रिया के काल को संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे रमाकांत घर जा रहा होगा, शालिनी रामायण पढ़ रही होगी। यहाँ संदिग्धता है, इसलिए इसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। आगे है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके करने या होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम कल रामनगर जाएंगे। भविष्य काल का भेद है 3: सामान्य भविष्यत काल है, संभाव्य भविष्यत काल है, हेतुमत भविष्यत काल है। सामान्य भविष्यत काल में आने वाले समय में क्रिया के समान रूप से होने की सूचना का बोध होता है। भूतकाल में क्या होता है? वो बीते हुए का होता है। इसमें क्या है? आने वाला जुड़ जाता है, ठीक है, और वर्तमान में वर्तमान का जुड़ जाता है, यही अंतर है। सूचना का बोध कराने वाला काल सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। जैसे मैं बाजार से किताबें लाऊंगा, श्यामा पत्र लिखेगी। संभाव्य भविष्यत काल, जहां आने वाले समय में क्रिया के होने या करने की संभावना पाई जाए वहां संभाव्य भविष्यत काल होता है। जैसे शायद पिताजी कल आ जाएं, लगता है आज वर्षा होगी, संभाव्यता है। हेतुमत भविष्यत काल, इसके अंतर्गत शर्त वाले भविष्यत काल के वाक्य आते हैं। ऐसे यहाँ केवल शर्त जैसे भूतकाल में थी ऐसे वहाँ भी यहाँ भी है, बस क्या है यहाँ भविष्यत काल के वाक्य आएंगे। ऐसे वाक्य में भविष्यत काल की क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है, एक क्रिया दूसरी पे। ऐसे वाक्य हेतुमत काल कहलाते हैं। जैसे जब तुम आओगी तो हम बाजार चलेंगे, देखो भविष्य काल की क्रिया लगी है। यदि इस बार तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो कक्षा में प्रथम आओगे, ये भविष्यत काल हो गया पूरा। अब है एक आपका टॉपिक पत्र है। पत्र 2 प्रकार के हैं, औपचारिक पत्र है, अनौपचारिक पत्र है। तो ये मैंने एक डीएलएड की किताब से ही मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के डाला हुआ है। इसमें देखिए पत्र के 5 अंग होते हैं। जैसे शीर्षक होता है, ठीक, शीर्षक के अंतर्गत पत्र के लेखक का नाम पता आता है। पत्र लेखक का परिचायक होता है इसमें। इसका स्थान बाईं ओर ऊपर की कोने में निर्धारित होता है। पते के ठीक नीचे तारीख लिखी होती है। जैसे अभी मैं इसमें दिखा रहा हूँ, उसके बाद संबोधन एवं अभिवादन होता है। अब देखो, संबोधन और अभिवादन का पत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। पारिवारिक पत्रों में संबोधन एवं अभिवादन व्यक्ति के स्तर, उसकी अवस्था, संबंध आदि पर निर्भर करते हैं। अब देखो संबोधन में क्या क्या आता है? आदरणीय आता है, पूजनीय आता है, परम पूज्य, मान्यवर आता है, श्रद्धेय आता है, आदरणीय आता है, पूजनीय आता है, परम पूज्य आता है, श्रद्धेय आता है। मतलब जहाँ स्त्रीलिंग रहेगा वहाँ पे ये प्रयोग होता है, जहाँ पुल्लिंग रहेगा उसमें देखिए लगा हुआ है। अभिवादन में प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, चरण वंदना, चरण स्पर्श है। और समाप्ति पे आपका आज्ञाकारी, कृपाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी, स्नेह पात्र आदि। आगे इसमें दिखते हैं, ये है इसका, ठीक है। इसमें दिया है कि देखिए संबोधन में शब्द में क्या क्या लिखा जाएगा, ये दिया है। समाप्ति पे क्या लिखा जाएगा? प्रतिष्ठित व्यक्ति को लिखोगे तो महोदय, मान्यवर लिखा जाता है, माननीय लिखा जाता है, महोदया स्त्रीलिंग के लिए अलग दिया है। और अभिवादन में क्या लिखा जाएगा, समाप्ति पे क्या लिखा जाएगा। छोटे को लिखोगे तो क्या लिखा जाता है, और व्यवहारिक व्यापारिक पत्रों में क्या लिखा जाता है। देखो इसमें लिखा है एक चीज नीचे नोट में, राष्ट्रपति राज्यपाल को महामहिम से संबोधित किया जाता है, केवल 2 लोगों को। विषय वस्तु में दिया है पत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है, इसके बिना पत्र निरर्थक है।
और इसमें दिया है, और इसकी विशेषताएं हैं: विषय वस्तु का आरंभ आकर्षक एवं प्रभावशाली होना चाहिए, पत्र में व्यक्त किए जाने वाले विचार भाव क्रमबद्ध सुव्यवस्थित हों, असंबद्ध अनुपयोगी बातें लिखने से बचना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप समझ लेंगे, ठीक, कि क्या क्या पत्र में लिखा जाता है। हो सकता है एक आपका प्रश्न आएगा, पत्र लिखने के लिए आता है कि किसी कक्षा में प्रथम स्थान आने पर अपने भाई को या पिताजी को पत्र लिखना है, तो ये आता है। देखो, ये पत्रों के प्रकार हैं। पत्रों के 2 प्रकार होते हैं: औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। ठीक है। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक में क्या है? निमंत्रण पत्र आता है, संवेदना पत्र आता है, बधाई शुभकामना पत्र आता है, धन्यवाद पत्र आता है। और औपचारिक वाले में देखिए क्या आता है। औपचारिक में है आवेदन पत्र है, प्रार्थना पत्र है, संपादकीय पत्र है, समाचार पत्र है, संपादक को जो पत्र लिखा शिकायती पत्र है, अन्य प्रकार के पत्र आते हैं। अब इसमें दिखाते हैं कि कैसे होता है औपचारिक पत्र। ये है, ये आपका औपचारिक पत्र है। जैसे आप इसमें देखिए, ये है ना औपचारिक पत्र। जैसे आप डाइट पे लिखते हैं, सेवा में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हरचंदपुर कला एटा महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन का 25 दिसंबर को विवाह का है, इसलिए मैं डाइट आने में उपस्थित नहीं हो पाऊंगी, अतः फला से फला तक अवकाश प्रदान करने की मुझे अनुग्रहित करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य दक्ष उपाध्याय। डेट। पत्र में आपको अपना नाम नहीं लिखना है, न अपना पता लिखना है, उस पर केवल क ख ग लिख देंगे अगर कोई आता है। एक तरह का ये औपचारिक पत्र का ये नमूना है। से प्रार्थना पत्र दिया हुआ है, और ये नौकरी के लिए भी दिया हुआ है। इसमें कैसे लिखा जाएगा। अब इसके बाद ये संवेदना पत्र है, अनौपचारिक पत्र। संवेदना पत्र कैसे लिखा जाता है उसका दिया है। बधाई पत्र भी है, देखिए इसमें, इसको आप इसके देख सकते हैं। ये तो इतना हो गया ये पत्रों के प्रकार, इसे भी आप पढ़ लेंगे, ये आता है अक्सर। तो कुल मिला करके ये पूरा मैंने कुछ 1 2 3 टॉपिक छूटे हैं, बाकी सब पे मैंने बात कर दी है। तो इसमें आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि इसमें 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है। 5 क्वेश्चन क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव आता है। उसके बाद जो है 5 के बाद जो होता है ऑब्जेक्टिव के बाद 6 7 8 9 10 11 2 2 4 2 6 क्वेश्चन जो होता है 1 1 नंबर का आता है। उसके बाद जो शेष बचता है, टोटल 18 क्वेश्चन आते हैं। मतलब 1 से लेकर 5 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद 6 से लेकर 11 क्वेश्चन तक 1 1 नंबर का रहता है, 2 2 शब्दों 3 3 शब्दों या 4 4 वाक्यों का रहता है, लिखने के लिए रहता है। उसके बाद 2 2 अंक का रहता है। 12 क्वेश्चन से लेकर 18 क्वेश्चन तक, क्वेश्चन का ये नंबर मैं बता रहा हूँ, 2 2 अंक का रहता है। तो आप, मैंने अभी बताया, इतने जो टॉपिक हैं इन्हें आप समझे रखेंगे। साथ साथ फर्स्ट सेमेस्टर का वर्णमाला से ज़रूर आप पढ़े रहें, क्योंकि आपको प्रमोट किया गया है। हो सकता है वर्णमाला से 2 4 क्वेश्चन जरूर आता है, हर बार आता है, हो सकता है इस बार भी आए। वर्णमाला से आप अपना तैयार रखेंगे, और उसके साथ साथ इनकी परिभाषा, जो व्याकरण के टूल्स पढ़ाए हैं, इनकी परिभाषा उदाहरण भी समझे रखेंगे। और जितना पूछा जाए बस उतना ही लिखना है। साफ और स्पष्ट और वर्तनी सही होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। तभी हिंदी में पूरे नंबर भी मिल जाते हैं। 20 के ऊपर भी नंबर, 24 तक नंबर, 25 नंबर तक बच्चे पाए हैं। तो आप ये सब चीज़ें अपने जहन में रखेंगे, और उसे हिंदी अच्छी तरह से आप देंगे। बाकी चीज़ इसमें ऐसा नहीं है, टॉपिक में जो छूटा है, केवल कुछ चीज़ों को जैसे छूटा है, स्वतंत्र लिखना, मौलिक लेखन पे है, किसी विषय पर लिखना, इन्हीं चीज़ों को मैंने नहीं पढ़ाया है। मौन वाचन को भी मैंने नहीं पढ़ाया है इसमें, इस वीडियो में। मौन वाचन क्या है? जिसमें मन में ही पढ़ा जाता है, उसमें ओठ भी नहीं हिले। उससे क्या होता है, ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा की खपत कम होती है। बोल कर पढ़ना और मौन वाचन पढ़ने में बहुत अंतर होता है। बोल कर अगर 1 2 पेज पढ़ेंगे तो आप थक जाएंगे। मौन वाचन में क्या होता है कि आप 3 4 5 पेज पढ़ जाएंगे, आपके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। और मौन वाचन शीघ्रता से होता है। तो मौन वाचन पे थोड़ा, मौन वाचन किसे कहते हैं, सस्वर वाचन किसे कहते हैं, एक परिभाषा ये समझे रहिए। और वर्णमाला से ज़रूर आप पढ़े रहिए। जैसे
संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त स्वर है, इनका निर्माण कैसे होता है, महाप्राण स्वर कौन है, व्यंजन कौन है, अल्पप्राण क्या है, ये सारी चीज़ें आप समझे रहिए, इसमें से ज़रूर आता है। और बाकी आप अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई चीज़ छूट नहीं रहा, अक्षर बना करके लिखिए, सही लिखिए, शुद्ध लिखिए और आपको अच्छा नंबर मिलेगा और अच्छे से आप लोग परीक्षा दीजिए। धन्यवाद।